ongoing thing. Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. 95% टू 100% हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। कहाँ पे? न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक ऐसा स्पेस, ये जो स्पेस होता है ना ऑर्बिटल का, ये 3D स्पेस होता है। कौन सा स्पेस होता है? 3 डायमेंशन स्पेस होता है। और इस 3 डायमेंशन स्पेस में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? 95% टू 100% तक होती है। तो ये इसका डेफिनेशन है, ये देख लेंगे। ऑर्बिटल्स में बी डिफाइंड एज द रीजन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। एक ऐसा रीजन है न्यूक्लियस के चारों तरफ का जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कितनी होगी है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी? 95 टू 100% तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। किसी किसी बुक में लिखा है 90 टू 95%। तो ये इसको लगभग 100% के बराबर ही है, नियर टू 100% है, तो हम इसको 95% टू 100% इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो कंसेप्ट है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे हम कुछ एग्जांपल्स देंगे जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनी हुई है। दिस इज द ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर बनी है और ये बताया है ऑर्बिट। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर क्या डिफरेंस है? ऑर्बिट तो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ का पाथ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवोल्यूशन करते हैं। ऑर्बिट इज द पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवोल्यूशन, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जबकि ऑर्बिटल्स क्या होता है? ऑर्बिटल्स क्या होता है? ऑर्बिटल है न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो अब हम इसमें डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ये टेबल को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, और अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको डाउट को क्लियर करूंगा। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के अंदर डिफरेंस, तो सबसे पहला हम पढ़ लेंगे ऑर्बिटल, ऑर्बिट के बारे में। तो ऑर्बिट क्या है? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। अभी हमने यही बताया था। ये देखो, ये ऑर्बिट क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवोल्यूशन करते हैं। ऐसे रिवोल्यूशन करते रहेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते रहेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। ये 2D में बना सकते हैं हम इसको, इसको हम 2D में बना सकते हैं। जबकि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये 3D स्ट्रक्चर्स होती है। कैसी होती है? ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होती है। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर समवॉट, इसको समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है ऑर्बिटल्स के अंदर इट रिप्रेजेंट द रीजन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया था। ये तो दोनों की डेफिनेशन है, ये ऑर्बिट की डेफिनेशन है, ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन है। तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है? द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ना, किसमें? ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर्स हम कैसे बनाते हैं? प्लेनर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे पेपर है ना, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक ही प्लेन में। प्लेन का मतलब होता है एक्स एंड वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कोई हम किसी भी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी, एकदम प्लेन स्ट्रक्चर। जैसे पेपर कैसा होता है? एकदम प्लेन होता है ना, सपाट स्ट्रक्चर, उस टाइप की स्ट्रक्चर्स ऑर्बिट शो करते हैं। मतलब ये जो ऑर्बिट है ना, कुल मिला के 2D स्ट्रक्चर होती है। हम बार बार मैं यही रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्बिट जो है वो 2D स्ट्रक्चर होती है। जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना बच्चों, वो 3D स्ट्रक्चर होती है, थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर होती है। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, ऑर्बिटल के अंदर इट रिप्रेजेंट द थ्री, ये अभी हमने पढ़ लिया, 3 डायमेंशन स्पेस होता है।
थर्ड हम पढ़ेंगे ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट गिव्स ए डेफिनेट पाथ टू द इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक डेफिनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कौन? ऑर्बिट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमें, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमें थर्ड ऑर्बिट में मिल सकते हैं, सेकंड में मिल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में मिल सकते हैं। ये आप सभी लोगों को पता होगा। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मिलते हैं तो उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, सेकेंड ऑर्बिट वाले की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट से ज़्यादा होती है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में मिलते हैं तो उसकी एनर्जी फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट से ज़्यादा होती है। फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होते हैं, सेकेंड में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, ये सब में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है, मैक्सिमम नंबर, ये भी फिक्स होते हैं। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि और जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, ऑर्बिट्स ये सर्कुलर पाथ होते हैं। ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम बोलते हैं सेल। क्या कहते हैं? इन्हीं को सेल कहते हैं। और ये जो सेल है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल कहते हैं। और ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं n=1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, n=2 फॉर सेकेंड ऑर्बिट, n=3 फॉर थर्ड ऑर्बिट, n=4 फॉर फोर्थ ऑर्बिट। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, इसका नाम भी दे रखा है k, सेकेंड का l, थर्ड का m, फोर्थ का n। n=5 भी हो जाए अगर तो उसका नाम दे देंगे o, n=6 हो जाए अगर ऑर्बिट तो उसका नाम दे देंगे p। ऐसे आगे आगे चलता जाएगा। ये होते हैं ऑर्बिट। अब बच्चों ऑर्बिट के अंदर क्या होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे। अब ऑर्बिट के अंदर डायरेक्ट ही ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, ऑर्बिट के अंदर पहले होंगे सब सेल। ऑर्बिट में यहाँ जो सेल है ना, उसमें क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? क्या होंगे बच्चों? ऑर्बिटल्स होंगे। ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स होंगे। तो अगर हम सेल की बात करते हैं ना, तो सेल में क्या होंगे? सबसे पहले सेल में, जिसको हम ऑर्बिट को ही हम सेल बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ऑर्बिट को ही हम सेल बोलते हैं। सेल में क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। या ऑर्बिट के अंदर क्या मिलेंगे हमें? सब सेल मिलेंगे। और सब सेल के अंदर क्या मिलेंगे हमें? ऑर्बिटल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑर्बिटल्स मिलेंगे। जैसे हम रूम के अंदर, अलमारी के अंदर बुक्स रखते हैं, तो बुक्स की पोजीशन क्या होगी? एक होम है, एक घर है, घर के अंदर रूम है, रूम है, और रूम के अंदर अलमारी पड़ी है, अलमारी है, और अलमारी के अंदर हमने क्या रखी है? बुक्स रखी है। तो ये इसका एड्रेस हो गया। बुक्स का एड्रेस क्या हो गया? बुक का एड्रेस हो गया। जो बुक्स है ना, वो होम के अंदर है, और होम के अंदर एक स्टडी रूम है, स्टडी रूम के अंदर अलमारी है, और अलमारी के अंदर जो सेल्फ है ना, वहाँ पे बुक्स पड़ी है। तो होम को हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे? जैसे ये सेल है, और ये जो रूम है उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे? सब सेल। अलमारी को हम बता देंगे ऑर्बिटल्स, और बुक्स को बता देंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कुछ आपको? देखो सेल होगा, उसमें हो गए सब सेल, सब सेल के अंदर होंगे ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या मिलेंगे हमें? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। क्या मिलेंगे हमें? इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं। ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिट्स जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ का सर्कुलर पाथ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। और जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनकी डिफरेंट शेप होती है। जैसे एस ऑर्बिटल्स होता है, देखो इन ऑर्बिटल्स के नाम क्या क्या है? एक तो एस ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी होते हैं, और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके अंदर जो ये एस ऑर्बिटल है ना, ये सिर्फ सिर्फ लगार होता है। ये जो पी है ना, ये 3 टाइप के होते हैं। पी ऑर्बिटल्स 3 टाइप के होते हैं, डी ऑर्बिटल्स 5 टाइप के होते हैं, एफ ऑर्बिटल्स 7 टाइप के होते हैं। 7 टाइप के एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल जो है ना, वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब इस टाइप का स्फेयर होता है। पी ऑर्बिटल से ये डम्बेल होता है, देखो इस टाइप से, ये डम्बेल। और जो डी ऑर्बिटल होता है वो डबल डम्बेल होता है, ये इस टाइप से, ये पी ऑर्बिटल। और जो डी एफ ऑर्बिटल है ना, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसकी।
इसको हम 3D में ही समझ सकते हैं, 2D में हम इसको बना के बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसकी 3D स्ट्रक्चर अगर हम देखते तो ज़्यादा समझ में आता है। देन ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कोई भी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मिलेगा। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है एक्सिस शो करते हैं, ये एक्स एक्सिस शो करते हैं, वाई एक्सिस शो करते हैं, जेड एक्सिस शो करते हैं, क्योंकि ये किस में मिलते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं ना। और 3D स्ट्रक्चर्स का मतलब कौन सी डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, इसके अंदर ये क्या रहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। अब कोई भी ऑर्बिट है सपोज, अब उस ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का तरीका है इन ए ऑर्बिट। ध्यान देना बच्चों, इन ए ऑर्बिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बी 2n²। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये बात आपको ध्यान देनी है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का पहला जो रीजन है ना सर्कुलर पाथ, इसी को हम फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं, इसी को फर्स्ट सेल कहते हैं। इसके लिए n इक्वल टू 1 होता है, सभी लोगों को पता है, और इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आप सभी लोगों को पता होगा, पता है ना आप सभी लोगों को। ओके, यस। तो हमने बताया कि नंबर ऑफ n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ सेल, और इसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। जैसे n इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमें, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो फॉर्मूला है उसके लिए 2n²। 2n² से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2n² से अगर हम इसको फाइंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल, कितने होंगे आप कैलकुलेट करके बताओ। 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप से आपको बोले कि ये सेकंड ऑर्बिट है, बताओ मुझे सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, चैट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को। सेकंड ऑर्बिट है n इक्वल टू 2, इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी से फाइंड करो। फॉर्मूला ये लगाना है 2n², जल्दी से बताओ बच्चों। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड ऑर्बिट। हाँ, किस किसने बताया, किस किसने लिख दिया है। हाँ देखो 8 इलेक्ट्रॉन लिखा है, सबने 8 इलेक्ट्रॉन लिखा है, वेरी गुड। अब बताओ मेरे को n इक्वल टू 4 के लिए, n इक्वल टू 4 है आपके पास में, n इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो गया, फोर्थ सेल है, फोर्थ सेल है। ये देखो इसके बाद में आएगी थर्ड सेल, ठीक है ना, इसके बाद में आएगी फोर्थ सेल, ये फोर्थ सेल है, ये 1, ये 2, ये थर्ड और ये फोर्थ। n इक्वल टू 4 है, इसके लिए बताओ मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हाँ संजीव ने बताया सबसे पहले 32 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ बाकी सब लोगों ने बता दिया 32, वेरी गुड। कैसे आएगा, 2n² से, तो 2n² में n की वैल्यू लगानी है हमें, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, वेरी गुड। तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम पढ़ लेते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। तो हमने पढ़ा है ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने, 2n² से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन any particular orbit is given by the formula 2n²। then how many electrons are there in a particular orbit, किसी भी particular orbitals के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमने पढ़ा था ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने का फॉर्मूला। तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी हम समझेंगे अभी, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और किस टाइप से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने बताए हैं, इसको सारा हम समझने वाले हैं। तो पढ़ लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, डेट इज क्वांटम नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, क्वांटम नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सेल के अंदर। हमें पता है एटम के चारों तरफ सर्कुलर पाथ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं। 3 नाम है, ध्यान देना बच्चों, सेल,
एनर्जी लेवल और ऑर्बिट, ये एक्चुअल में क्या है, सर्कुलर पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं। इनको 3 नाम से जाना जाता है, और ऑर्बिट, सेल, एनर्जी लेवल। अब ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, तो हमें पता है कि ऑर्बिट के अंदर हमें क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो अब ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं। ये चारों क्वांटम नंबर क्या शो करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की इन ऑर्बिट के अंदर पोजीशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो बताएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है वो भी बताते हैं। साथ में इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन किस टाइप का है वो बताएंगे। साथ में सब सेल के बारे में जानकारी देते हैं क्वांटम नंबर। और किसके बारे में जानकारी देते हैं, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देते हैं। किसके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देंगे। साथ में इनका स्पिन किस टाइप से है, ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं या क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमने 6 क्लास में पढ़ा होगा कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करती है। तो सन के चारों तरफ तो रिवोल्यूशन करती है, तो अपने एक्सिस पर भी तो रिवोल्यूशन करती है, अपने एक्सिस पर भी तो अर्थ रिवोल्यूशन करती है। इसी टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो रिवोल्यूशन करते ही करते हैं, अपने एक्सिस के ऊपर भी रिवोल्यूशन करते रहते हैं। अपने एक्सिस के चारों तरफ भी क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर भी रिवोल्यूशन करती है, साथ में रोटेशन करती है, साथ में सन के चारों तरफ भी रिवोल्यूशन करती है ना। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है, सोलर सिस्टम जैसे इसका कंसेप्ट है। तो पढ़ लेते हैं, 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं। क्वांटम नंबर 4 टाइप के कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हम, एन से। तो 4 क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से लिखते हैं। और ये क्या क्या बताता है, ये बताता है सेल के बारे में। किसके बारे में बताएगा, हमें पूरी जानकारी देगा, सेल के बारे में पूरी जानकारी देगा। अब किसी भी ऑर्बिट, न्यूक्लियस से ऑर्बिट की डिस्टेंस या न्यूक्लियस से सेल की डिस्टेंस के बारे में बताएगा। साथ में इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग सेल में है उनकी एनर्जी के बारे में बताएगा। ये सारी बातें हमें किससे मिलेगी, कौन से क्वांटम नंबर से मिलेगी, हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलेगी। और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने बताया कि ये जो ऑर्बिट है, ये जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, और ये थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता है, इसको हम लिखते हैं n इक्वल टू 1। आप लोगों को पता होगा सेकंड ऑर्बिट है तो इसको लिखते हैं n इक्वल टू 2, इसको हम लिखेंगे n इक्वल टू 2। और ये जो थर्ड ऑर्बिट है इसको हम लिखते हैं n इक्वल टू 3। ये आप लोगों ने पहले भी सीख लिया होगा। तो ये यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n ये क्वांटम नंबर ही है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा ये बातें। ठीक है, तो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो कौन से सेल में मिलते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करती है। और एन का नंबर क्या क्या हो सकता है, एन का नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन। ये तो हमने वैल्यू देती, ये क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये सेल को रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करती है। एन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब फर्स्ट सेल है। अब फर्स्ट सेल को हम क्या लिख, कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, के से। सेकंड को एल से, फिर एम, फिर एन, ओ, पी, फिर क्यू, आर, ऐसे आगे चलते जाते हैं। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। अब मुझे आप बताओ कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर, ये जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, मुझे फाइंड करना है के ऑर्बिट। ये के ऑर्बिट का मतलब n इक्वल टू 1 है। ओके, तो k इक्वल टू 1, के सॉरी n इक्वल टू 1 इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन से फॉर्मूले से हम इसको बता सकते हैं, आप लिख के बताओ मेरे को। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो हमने कैसे कैलकुलेट किए, कैसे हमने कैलकुलेट किए। यस, 2n स्क्वायर से किया, वेरी गुड। 2n स्क्वायर से हमने इसको कैलकुलेट किया है।
तो यहाँ पे देखो ये n लिखा हुआ है, n की वैल्यू अगर मैं 1 लिखता हूँ तो उस सेल को क्या बोलेंगे k, सेकंड के लिए l, थर्ड के लिए m, फोर्थ के लिए n। वेरी गुड, 2n² से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देती है? सबसे पहले तो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब जैसे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है, यहाँ पे है, तो अब इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बताता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से डिस्टेंस को भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है, और साथ में एनर्जी के बारे में भी बताता है। नेक्स्ट सेकंड है, इट डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय द अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हम फाइंड कर सकते हैं, किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से। तो यहाँ पे देखो बच्चों फॉर्मूला दिया हुआ है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन से, सपोज जैसे ये मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ध्यान से देखेंगे, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एटम मैंने बनाया है, और हाइड्रोजन का एटम एक्साइटेड होकर फर्स्ट ऑर्बिट में होना चाहिए था, ये फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं है, अब थर्ड ऑर्बिट में चला गया। अब मुझे बताओ कि थर्ड ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गया है, तो इसकी यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी? तो एनर्जी को फाइंड करने का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे -2 पाई² e⁴n² से। तो ये देखो ये फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला है जिससे हम इसको एनर्जी इसकी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू सब लोग लिख के बताओ, पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू कितनी होती है? सब लोग लिख के बताओ। 3.14 होती है ना, 3.14 पाई की वैल्यू। यस, और m का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो बताओ। बहुत कम बच्चे चैटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी बच्चे तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, किसी को अगर पता हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, जल्दी से बताओ बच्चों। वेरी गुड, संजीव ने बता दिया, आदिति ने भी बता दिया, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी ने थोड़ा सा गलत लिखा है, हाँ सिटू प्रिया ने सही लिखा है। हाँ, अब बताओ बच्चों, यहाँ पे जो ये ई लिखा है ना, ये ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब क्या है? यहाँ पे ई का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये चार्ज है। अब यहाँ पे n का मतलब क्या है? देखो नीचे लिखा हुआ n² लिखा है ना, तो n का मतलब क्या है? यहाँ पे n का मतलब है, जल्दी से बताओ, n का मतलब क्या होगा? n का मतलब है नंबर ऑफ सेल, कौन से सेल में है वो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में हमने बताया, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के केस में बताया कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है? थर्ड सेल में है। इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है? यहाँ पे थर्ड सेल में है। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसके लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 3। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। समझ में आ गई बात? अब हमें h का h क्या है? h यहाँ पे है प्लांक कांस्टेंट। h क्या है यहाँ पे? प्लांक कांस्टेंट है। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए हमें। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34।
जूल किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू होती है एच की वैल्यू। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट क्वांटम नंबर के बारे में, अच्छे से हमने अच्छे से इसको स्टडी कर लिया। यस, तो फर्स्ट क्वांटम नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और ये क्या क्या बताता है, एन बताता है किसी भी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके बारे में बताएगा, उसकी डिस्टेंस के बारे में बताएगा, उसकी एनर्जी के बारे में बताएगा। ये सब बातें हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। उसकी साइज के बारे में बता देगा, साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड और सेल, एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, मतलब कोई किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कितनी एनर्जी होगी उसको भी बता देगा। तो ये हमने देखो कैलकुलेट भी किया था फर्स्ट वाले बोर कंसेप्ट के अंदर, हमने इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन किया था इस फॉर्मूले से। तो इससे हम इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर की तरफ, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे ना बच्चों, सेल और सब सेल, उसकी कुछ स्ट्रक्चर्स भी आप देख लो ताकि आप लोगों को कुछ क्लियर हो जाए बातें। तो ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। देखो ये जो है ना, ये n=1, इसका मतलब ये के सेल है। देन सेकंड एल, एम एंड एन, इसकी वैल्यू भी लिखी है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ये बात। अब देखो यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ है न्यूक्लियस। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है फर्स्ट फर्स्ट एस ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और ये जो है ना पूरा, ये जो एस ऑर्बिटल होता है ना वो सर्कुलर होता है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, सर्कुलर शेप, ये स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप है। देखो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ का ये स्फेयर, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट एस के लिए। इसी टाइप से सेकंड एस होगा, सेकंड एस किस में होगा, सेकंड सेल में। ये जो फर्स्ट सेल है ना बच्चों, ये फर्स्ट सेल, इसके अंदर एक ही सब सेल होता है और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल्स होता है। और एक ही ऑर्बिटल कौन सा है, एस ऑर्बिटल। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ध्यान से देखो, मैं एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट बता देता हूँ कि जो ये सेल है ना बच्चों, ये वाले जो सेल है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेल। सेल के अंदर क्या होंगे, सब सेल होंगे। और सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सेल का मतलब यहाँ पे मैंने ले लेता हूँ n=1। इसके अंदर सब सेल कौन सा होगा, सिर्फ एक ही होता है, s होता है इसके अंदर। और s सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, सिर्फ s ऑर्बिटल होता है। ये ध्यान रखना है आपको। जो s ऑर्बिटल होता है ना, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है ये, नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब है इसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। ये जो स्पेयर होता है ना, स्पेयर, जो भी स्पेयर्स होते हैं ना, या जो भी स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसी होती है, वो नॉन डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है वो, नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर रह सकता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो n=1 में सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है, एक ही सब सेल होगा फर्स्ट के अंदर, और ऑर्बिटल भी एक ही होगा। और एक ऑर्बिटल के अंदर बच्चों मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। n=2 की बात करते हैं, ये देखो n=2, ये के एल की बात कर रहा हूँ मैं, अब एल की बात करेंगे। तो इसमें सब सेल कौन कौन से होंगे, एक तो एस होगा और एक क्या होगा, पी होगा। अब जो एस है ना, एस सब सेल, इसके अंदर ऑर्बिटल क्या होगा, एस ऑर्बिटल होगा। अब ये जो पी है ना, पी सब सेल जो n=2 में है, सेकंड सेल की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट की मैंने बात कर ली। तो इसके अंदर पी सब सेल होता है, और पी सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे कितने, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से बच्चों, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब मैंने बताया कि एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसी टाइप से n=3 फाइंड करो। n=3 अगर हम फाइंड करते हैं, n=3,
और n इक्वल टू 3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सबको पता होगा 2n² फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2n² से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। कैसे, n की वैल्यू लगाओ 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, देखो ध्यान से देखो इसमें। तो ये मैंने लिखा n इक्वल टू 3। तो वो सब सेल कौन कौन से होगा, एक s होगा, एक p होगा, p सब सेल होगा, s सब सेल होगा और d सब सेल होंगे। अब ये जो s सब सेल है ना बच्चों, s सब सेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, उसका नाम है s। ये जो p ऑर्बिटल्स है, इसको मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ अच्छे से। ये s होगा और p होगा और d होगा। तो s के अंदर सिर्फ एक ही सब सेल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है s। p के अंदर 3 क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, px, py और pz। ये 3 टाइप के इसमें p में ऑर्बिटल्स होंगे। अब जब हम d की बात करते हैं तो d में 5 सब सेल होते हैं। कितने होते हैं, 5 सब सेल। इसमें 5 सब सेल हो जाएंगे। तो 5 सब सेल होते हैं dxy, dyz, dxz, dx² y² एंड dz²। ये 5 इसमें सब सेल हैं। तो एक ऑर्बिटल्स के, सॉरी 5 सब इसमें क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। ये d सब सेल है, ये d सब सेल के अंदर 5 क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। और एक ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 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 भी 2 इलेक्ट्रॉन। सबको काउंट करो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ये समझ में आया होगा आपको, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों, समझ में आ गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। ये समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो बच्चों, यस सर कंसेप्ट इज क्लियर। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखो बच्चों, कंसेप्ट इज क्लियर सर। जल्दी से कंसेप्ट लिख दो बच्चों, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है वो भी लिख दो। सेकेंड नंबर बढ़ रहे हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज द सेकेंड मोस्ट क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या देता है, ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानकारी देता है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानकारी देगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। किसी भी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उसके बारे में ये बताता है। तो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को